जर्मनी की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डाउनफॉल पर तैयार करदा खसूसी रिपोर्ट में खुशामदीद। In a dramatic turn of events that could redefine Germany's political landscape, जर्मन प्रेसिडेंट फ्रांक वॉल्टर स्टाइनमायर ने पार्लियामेंट को तहलील करने और 23 फरवरी 2025 को नए इंतखाबात कराने का हुक्म दिया है। ये ऐलान चांसलर ओलाफ शोल्स के हुकूमती इत्तेहाद के खात्मे के बाद सामने आया है। A development that has sent shockwaves throughout the German nation and beyond. Let's unpack the story. इस फैसले का फौरी ट्रिगर चांसलर ओलाफ शोल्स का अपने वजीर खजाना क्रिश्चियन लेंडनर को बरतरफ करने का फैसला था। लेंडनर जो फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं, शोल्स के साथ एक तवील अरसे से तनाज़े में उलझे हुए थे। इस तसादुम ने मुबैना तौर पर कमज़ोर इत्तेहाद में तनाव पैदा किया जो शोल्स की सोशल डेमोक्रेट्स, ग्रीन्स और एफडीपी के दरमियान था। लेकिन ये सिर्फ अंदरूनी सियासत की वजह से नहीं है। जर्मनी दो अहम बहरानों से दो चार है जिन्होंने इत्तेहाद को मज़ीद गैर मुस्तहकम कर दिया है। सबसे पहले इकनॉमिक क्राइसिस, इन्फ्लेशन रेट में इजाफा और की इंडस्ट्रीज़ की जदोजहद के साथ इत्तेहाद को एक मुत्तफ़िक़ा इक़्तिसादी हिकमत अमली पेश करने में नाकामी की वजह से बढ़ती हुई तनकीद का सामना करना पड़ रहा था। दूसरा और शायद सबसे ज़्यादा प्रेसिंग रेफ्यूजीज़ का बढ़ता हुआ बहरान है। सिंस 2015 जर्मनी में रेफ्यूजीज़ की आमद में इजाफा देखा गया है और सूरत हाल से निमटने के लिए अवामी दबाव में शिद्दत आती जा रही है। इस पॉलिटिकल अपहीवल से निमटना एंगेला मार्केल के दौर का जायज़ा लिए बगैर नामुमकिन होगा। उनकी पॉलिसीज़ ने जर्मनी के मुआशी और समाजी ताने बाने पर गहरे नकूश छोड़े हैं जो मौजूदा हुकूमत को दरपेश चैलेंजेस में इजाफा कर रहे हैं। We take a deeper look at the legacy of Angela Merkel's 16-year tenure as Germany's chancellor, जिन्हें अक्सर उनके प्रैग्मेटिज्म और इस्तेहकाम के लिए सराहा जाता है। मार्केल के दौर के अनरिजॉल्व्ड इश्यूज और कंट्रोवर्शियल डिसीजंस आज जर्मनी के चैलेंजेस को शेप कर रहे हैं। Let's delve into the complexities of Merkelnomics and its aftermath. One defining characteristic of Merkel's leadership style was her tendency to delay decisions. ये नुक्ता नज़र जिसे मार्केलन के नाम से जाना जाता है, जर्मन टीनेजर्स में क्रॉनिक इंडिसीजन के लिए स्लैंग बन चुका है। मार्केल की क़यादत में जर्मनी ने स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट्स और स्ट्रॉन्ग लेबर मार्केट की वजह से काबिल ज़िक्र इक़्तिसादी तरक्की हासिल की। ताहम इस कामयाबी के साथ पब्लिक स्पेंडिंग में स्टैग्नेशन और कोर इंडस्ट्रीज़ में जॉब लॉसेस देखे गए। Today, Germany's auto industry, a vital pillar of the economy, is scrambling to transition to electric vehicles, while companies like SAP, Bayer and BASF have announced significant layoffs. We cannot proceed further without analyzing Merkel's leadership on Germany's energy strategy. 2005 और 2015 के दरमियान नॉर्थ स्ट्रीम 1 और 2 मंसूबों ने रशियन नेचुरल गैस पर जर्मनी का इन्हिसार 40% से बढ़ाकर तकरीबन 50% कर दिया। The dependence that Merkel justified because it was necessary for maintaining affordable energy to support export industries. ताहम इस फैसले ने जर्मनी को नुकसान पहुंचाया। 2022 में चांसलर ओलाफ शोल्स ने यूक्रेन में रशिया की जारहियत के बाद नॉर्थ स्ट्रीम प्रोजेक्ट को मुअत्तल कर दिया, जिससे तवानाई की कीमतों में इजाफा हुआ। इस फैसले के असरात इस कदर शदीद हैं कि एवोनिक जैसी कंपनियां जो जर्मनी की कीमियाई सनत में एक रहनुमा हैं, 7,000 मुलाजमीन को फारिग करने का मंसूबा बना रही हैं। Meanwhile, the phasing out of nuclear energy, which was initiated by Merkel after the 2011 Fukushima disaster, reduced Germany's clean energy options, with nuclear power once supplying 25% of the country's electricity. Now, Merkel's own political party, the Christian Democratic Union, is promising a pivot by pledging to develop the world's first fusion reactor if they are elected in 2025. Another key area that eclipses Merkel's era growth is public spending. Public spending during Merkel's tenure faced criticism for neglecting critical infrastructure. Outdated rail systems and limited broadband in rural areas reflect years of underinvestment. और इस तमाम फरसूदा इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह 2009 में एंगेला मार्केल की डेट ब्रेक पॉलिसी है, जो कि रिस्ट्रिक्ट करती है जर्मन हुकूमत को कर्जा लेने से और डिजिटल एडवांसमेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस में इन्वेस्ट करने से। एंगेला मार्केल के तहत रेफ्यूजीज पॉलिसी भी शदीद बहस को जन्म दे रही है। 2015 में मिडिल ईस्ट के रेफ्यूजीज के लिए जर्मनी ने अपनी सरहदें खोली। ये इकदाम इब्तिदा में जर्मन्स की इंसान दोस्ती
हस्ती के तौर पर सेलिब्रेट किया गया और इसे जर्मनी की बढ़ती हुई आबादी और कम शरह पैदाइश के मुमकिन हल के तौर पर देखा गया। However, incidents like the attack on Christmas market has fueled support for the far-right parties like the AfD. By 2021, half of the refugees had found employment, often in roles below their qualifications, but the policy's financial and social costs remain contentious. The policy's financial cost, including 12 billion euros spent on welfare programs for refugees in 2023, and its social implications continue to be debated, reflecting a complex legacy of Merkel era's both promise and contention. And finally, what haunts Germany today the most is Merkel's trade policies, which emphasize deepening economic ties with China. तिजारत के जरिए तब्दीली के फ़लसफ़े को सब्सक्राइब करते हुए ये यकीन कि मुआशी बाहमी इन्हिसार सियासी इस्लाहात को फ़रोग़ देगा ने एंगेला मार्केल के इस फैसले को गलत साबित किया है। While this strategy bolstered Germany's export markets during the pandemic, it also underestimated China's rapid technological advancements. Chinese subsidized industries में खास तौर पर electric vehicles जर्मनी के ऑटोमोबाइल सेक्टर से आगे निकल गई हैं। Sectors like renewable energy components and medical equipment have also faced stiff competition, further highlighting the vulnerabilities in Germany's traditional manufacturing global strongholds. जैसा कि हम एंगेला मार्केल के दौर पर गौर कर रहे हैं, ये वाज़ेह है कि इनकी पॉलिसीज़ ने जर्मनी के मुआशी और सियासी मंजरनामे पर एक अनमिट निशान छोड़ा है। While her leadership navigated Germany through multiple crises, the long-term impacts of her decisions continue to shape the nation's challenges. As Germany grapples with these legacies of hers, हमारे पास कुछ सवालिया निशान हैं। Can the resilient nation of Germany revitalize its industries and infrastructure? And how will it balance its energy security with sustainability goals? और सबसे आखिर में, मुस्तकबिल की क़यादत मार्केल के दौर से क्या सबक ले सकती है?